हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यवान सारावत। दोस्तों आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में संप्रेषण या संचार बोलते हैं। दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर बहुत वीडियो है जिसके माध्यम से आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी आसान भाषा में। देखिए संप्रेषण क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन और नई नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है कि यह अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द से का हिंदी प्रयोग है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की यानी कि कम्युनिकेशन की लैटिन भाषा के कम्युनस शब्द से हुई है। कम्युनस का क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है जानना या समझना, जानना या समझना। कम्युनस को कॉमन शब्द से लिया गया है। कॉमन क्या होता है? साझा, या कि किसी विचार या तथ्य का कुछ व्यक्तियों में सामान्य कॉमन बना देना। इस प्रकार संप्रेषण या संचार शब्द का आशय है तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि का आदि आदि को भेजना या समझना। नेक्स्ट बात करते हैं। इस प्रकार संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। क्या है? संप्रेषण एक द्विमार्गी यानी कि टू वे प्रोसेस है जिसके लिए आवश्यक है कि यह संबंधित व्यक्तियों तक उसी अर्थ में उसी अर्थ में पहुँचे जिस अर्थ में संप्रेषणकर्ता ने अपने विचारों को भेजा है। यदि संदेश प्राप्तकर्ता संदेशवाहक द्वारा भेजे गए संदेश को उस रूप में ग्रहण नहीं करता है तो संप्रेषण पूरा नहीं माना जाएगा। देखिए आसान भाषा में बताऊंगा। अगर जैसा हम किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वैसा ही वो नहीं समझता तो कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। जब तक हम अपनी बात किसी को नहीं समझा सकते तो वो कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। नेक्स्ट बात करते हैं। एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है इसकी, एडविन बी फिलोप्सको के शब्दों में। संप्रेषण या संचार अन्य व्यक्तियों को इस तरह प्रोत्साहित करने का कार्य है जिससे वह किसी विचार का उसी रूप में अनुवाद करें जैसा कि लिखने या बोलने वाले ने चाहा है, यानी कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा अगले तक पहुँचे। नेक्स्ट है संप्रेषण की विशेषताएं। देखिए संप्रेषण की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। सबसे पहले संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है यानी कि टू वे प्रोसेस है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि संप्रेषण कैसी प्रोसेस है? टू वे। और संप्रेषण क्या है? एक प्रोसेस है, कोई वस्तु नहीं, जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। विचार सुने भी जाते हैं और बोले भी जाते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण का लक्ष्य है संबंधित पक्षकारों तक सूचनाओं का सही अर्थ में संप्रेषित करना है। नेक्स्ट है संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्रदान कर पक्षकारों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जाती है। नेक्स्ट है संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समझ और मनोदशा होती है। व्यक्तिगत समझ और मनोदशा होती है। व्यक्ति की समझ में आना चाहिए और उसकी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए संप्रेषण के लिए। संप्रेषण में दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, कम से कम दो व्यक्ति चाहिए। संप्रेषण व्यक्तिक और अव्यक्तिक दोनों प्रकार का हो सकता है। संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। संप्रेषण लगातार चलता रहता है। संप्रेषण में यानी कि कम्युनिकेशन में संकेत, शब्द व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम इसके तत्वों की। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? डेविड के बार्लो के अनुसार सुविधा और समझ की दृष्टि से संप्रेषण के तत्व। पहला तत्व है इसका विचार यानी कि आइडिया। सबसे पहले व्यक्ति के मन में क्या आता है? आइडिया।
किसी संदेश को प्रेषित करने से पूर्व उस संदेशवाहक के मस्तिष्क में उस संदेश से संबंध में विचार आता है जिससे वह प्राप्तकर्ता को प्रेषित करना चाहता है। प्रत्येक लिखित या मौखिक संदेश विचारों की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है। अतः मस्तिष्क में उठने वाला कोई भी उद्वेग जिसे व्यक्ति किसी अन्य तक बांटना चाहता है वह उत्पन्न करना चाहता है। नेक्स्ट है प्रेषक। जो सेकंड एलिमेंट है, तत्व है, वो है प्रेषक, जिसे हम सेंडर भी बोल सकते हैं, स्पीकर भी बोल सकते हैं, एनकोडर भी बोल सकते हैं और संप्रेषण कर्ता भी बोल सकते हैं। तो संप्रेषणकर्ता, प्रेषक संप्रेषणकर्ता या संदेश देने वाला व्यक्ति को कहते हैं। इसके द्वारा संदेश का प्रेषण यानी कि भेजा जाना, प्रेषण या सेंड किया जाता है। संप्रेषक संदेश द्वारा प्रापक के व्यवहार की गति प्रदान करने वाली शक्ति है। देखिए, जो संदेश सेंडर है, जो एनकोडर है, जो संदेश को फीड करता है, एनकोडर किसे बोलते हैं, जो संदेश को फीड करता है, या स्पीकर है, तो उस संदेश पर भेजना चाहता है वो उसके व्यवहार की गति पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता। तीसरा तत्व है प्राप्तकर्ता। रिसीवर बोल सकते हैं, डिकोडर बोल सकते हैं, लिसनर बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्राप्तकर्ता संप्रेषण के में दूसरा महत्वपूर्ण पक्षकार संदेश प्रापक है। यह पक्षकार संदेश को प्राप्त करता है जिसके बिना संदेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती। बताया था मैंने कि संदेश तभी अच्छा होगा जब दूसरा व्यक्ति समझ सके और उसको ग्रहण कर सके। नेक्स्ट है संदेश, मैसेज, और फिर है फीडबैक। वो मैसेज उस तक पहुंच गया और फिर उसने प्राप्त कर लिया और वो उसका फीडबैक देगा, यानी कि प्रतिपुष्टि करेगा कि भाई ये मेरे समझ में आया, नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया। तो फीडबैक क्या होता है, उसका आंसर देना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार, सबसे पहला प्रकार है मौखिक। देखिए मौखिक संप्रेषण क्या होता है, जैसे कि इसे ओरल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक संप्रेषण का अर्थ है आमने सामने मौखिक बातचीत करके सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आमने सामने सूचनाओं का आदान प्रदान करना बोलकर। यह संप्रेषण प्रत्यक्ष व्यक्तिगत वार्तालाप के द्वारा भी किया जा सकता है और अप्रत्यक्ष भी, यानी कि सामने हो तब भी या फोन पर तब भी। नेक्स्ट है तो इस पद्धति में टेलीफोन या मोबाइल जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। फिर इसके लाभ क्या क्या है, देखिए लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ है अधिक प्रभावशाली। मौखिक संप्रेषण अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि मौखिक संदेश श्रोता तक तत्काल प्रभाव डालता है, बिल्कुल उसी टाइम पहुंच जाता है जो हम कहना चाहते हैं। फिर भाई मौखिक संप्रेषण का यह गुण है कि संदेश के बारे में संदेश प्रापक को यदि कोई संदेह हो तो उसका तुरंत ही दूर किया जा सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, तो उसी टाइम समस्या का समाधान भी हो जाता है। फिर है प्रतिक्रिया का ज्ञान। संदेश देने का प्रेषक प्रतिक्रिया का तत्काल जान सकता है। फीडबैक भी उसी टाइम हो जाता है। देखिए एक तो तत्काल प्रभाव पड़ता है, फिर भाई इसका भाई कोई समस्या है तो तुरंत दूर हो जाती है, और इसका फिर है फीडबैक भी उसी टाइम आ जाता है। नेक्स्ट है शीघ्र संदेश शीघ्र से ही प्रेषित हो जाता है और उसका क्रियान्वयन भी तुरंत हो जाता है। हम कोई आदेश देना चाहते हैं या कुछ भी, तो उसका क्रियान्वयन भी, कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसका क्रियान्वयन भी जल्दी हो जाता है। जैसे मैंने किसी को बोला भाई दरवाज़ा खोलो, तो उसे ने उसी टाइम दरवाज़ा खोल दिया। एक मैं लिख के भेजूँ तो फिर उसके पास भेजूँ, फिर वो पढ़ेगा, तो हो सकता है मेरी लिखाई समझ में नहीं आए, तो क्या है उसी टाइम एक्शन नहीं मिलेगा, तो इसमें एक्शन उसी टाइम हो गया। फिर नेक्स्ट है लोचदार होता है,
क्योंकि परस्पर विचार विनिमय के आधार पर तुरंत सुधार किया जाता है। मैंने कुछ बात गलत कह दी तो उसी टाइम में उसमें मतलब परिवर्तन कर सकता हूँ, यानी कि लचीला भी होता है। ये आमने सामने व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं और पारस्परिक सद्भावना प्रेम में वृद्धि होती है। वही एक दूसरे से मिलजुल के प्रेम भी बनता है और सद्भावना भी बनी रहती है। इसके जहाँ गुण हैं तो इसके दोष भी हैं। देखिए दोष कौन कौन से हैं। सबसे बड़ी कमजोरी तो इसकी यह है कि इस संप्रेषण का कोई लिखित प्रमाण नहीं होता। भाई लिखित में क्या है कि ये बात तो तूने कही थी या कि उस ठीक है, कोई संदेश प्राप्ति से मना कर दे, भाई मेरे को तो कहा ही नहीं, तो ये क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर है भावी संदर्भ नहीं, मौखिक संप्रेषण भविष्य के लिए संदर्भ में नहीं रखा जा सकता। वैसे भविष्य के लिए हमें नहीं रख सकते, ठीक है। फिर है लंबाई, संदेश की लंबाई लंबे संदेश की दशा में यह उपयुक्त नहीं होती। अगर कोई लंबा संदेश है तो वह उपयुक्त नहीं है, ठीक है, इसे याद रखना भी कठिन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट संदेश की, लिखित संप्रेषण या रिटन कम्युनिकेशन। इसे ऐसे है जो लिख कर दिया जाता है उसे, जो कि लिखित में हो उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। यह औपचारिक संप्रेषण होती है। औपचारिक फॉर्मल जितने भी काम होते हैं यानी कि ऑफिस के, वो सभी क्या होता है, औपचारिक होते हैं। जितने भी ऑफिस है हमारे इंडिया में वो क्या है, वो सभी काम लिखित में होते हैं यानी कि फॉर्मल में होते हैं, फॉर्मल, ठीक है। जैसे रिपोर्ट, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, योजनाएं, समझौते, प्रमाण पत्र, ये सब क्या है, ये लिखित संप्रेषण होते हैं। इसके लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ यह है कि यह प्रत्यक्ष संपर्क अनावश्यक। भाई लिखित संप्रेषण में पक्षों का प्रत्यक्ष संपर्क अनावश्यक होता है। भाई कम्युनिकेशन जब एक व्यक्ति सामने नहीं है तो उसमें उसकी ज़रूरत ही नहीं, हमने तो सिर्फ वो उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, बस वो संदेश मिलना चाहिए। फिर भाई भावी संदर्भ, भाई आगे भी लिखित मानने के कारण भाई उन्हें आगे भी काम स्थायी हो जाए, हमारे पास वो स्पष्टता हो जाए, क्लियरिटी हो जाती है। कई बार हम विचारों को नहीं समझ सकते, टोन को नहीं समझ सकते, लिपिबद्ध हो जाने से उसमें स्पष्टता आ जाती है। फिर भाई सोचने का समय भी मिल जाता है। किसी ने कोई बात कही है हमारे उसी टाइम से समझ में नहीं आई तो क्या होगा, वो सोचने का भी टाइम मिल गया, ठीक है। इसका दोष देख लेते हैं, क्या क्या दोष है। गोपनीयता का अभाव है। भाई किसी कोई भी बात भी छुपा के नहीं रख सकते। अनावश्यक देरी, खाम वैसे ही देरी लग जाती है, लिखो बोलो, कोई काम छोटा होता है लेकिन टाइम बहुत जाता है। ये भी कह सकते हो कि भाई समय समय का अभाव या समय में देरी, ठीक है। प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं, भाई फीडबैक क्या देना है उसका उसकी नॉलेज नहीं होती। लोच का अभाव, ठीक है, भाई कोई बात समझ में नहीं आती तो उसे उसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकते। तो ये है इसकी हानियाँ या इसके अवगुण। फिर है दोस्तों औपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण क्या होता है, ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब संदेश के प्रेषक और प्रापक के बीच औपचारिक संबंध होते हैं तो संप्रेषण औपचारिक रूप में होता है। इस प्रकार के संप्रेषण में संदेश अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिया जाता है और यदि कोई कर्मचारी कोई सुझाव या शिकायत अधिकारी को देना चाहता है तो उसको अपने अधिकारी को इसे प्रेषित करना होता है। भाई जो भी काम होते हैं हमारे ऑफिस में, हमारे दफ्तरों में, वो सारे काम फॉर्मल या औपचारिक होते हैं यानी कि लिखित में होते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता यह है कि
ज़्यादातर दशाओं में औपचारिक संप्रेषण लिख कर दिया जाता है। इस संप्रेषण के द्वारा केवल अधिकृत और सोची समझी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इस संप्रेषण की विषय वस्तु, विषय सामग्री, पद्धति, श्रृंखला सभी पहले से तय होती है। ये है इसकी विशेषताएं फॉर्मल कम्युनिकेशन की। इसके लाभ भी हैं। लाभ क्या है? उचित एवं प्रभावशाली संप्रेषण है। भाई प्रभाव पड़ता है इस पर, तालमेल, भिन्न भिन्न आदेशों निर्देशों में तालमेल बिठाया जा सकता है। इस पद्धति में संदेश की भाषा, व्याख्या कर्मचारी और अधिकारियों की समझ एवं वक्तों की जरूरत के अनुसार ढाला जा सकता है। यानी कि सबसे मेन है उचित व प्रभावशाली संप्रेषण है। नेक्स्ट है निश्चित और नियोजित संप्रेषण है। फिर है नियंत्रित संप्रेषण है, नियंत्रित किया जा सकता है। इसके दोष क्या है? दोष देखो भाई, सबसे मुख्य दोष तो ये है कि सूचनाओं का विरूपण, सूचनाएं जितने हाथों में गुजरती है उसका मतलब उतना ज़्यादा नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। भाई जितने भी व्यक्ति सूचनाओं को आगे पहुँचाएंगे वो उतनी ये खत्म होती जा है। ठीक है, जितने भी, और सूचनाओं के प्रभाव में देरी भी होती जा है। ठीक है, फिर है नौकरशाही। औपचारिक सूचना संगठन के ढांचे के अनुरूप आगे पीछे बढ़ती है, दफ्तरशाही का जन्म हुआ है। भाई इसका एक दोष ये भी है कि भाई वो एक कर्मचारी नहीं आया तो वो क्या है, वो उसने उसी टेबल पर बैठे रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा, जिसे दफ्तरशाही या लाल फीताशाही भी बोल सकते हैं। उच्च अधिकारियों के कार्यभार में वृद्धि होती है और कार्यभार बढ़ जाता है, जिसे उसमें काम में भी देरी होती है। ये थे इसके दोष। फिर वही अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब संदेश के प्रेषक और प्रापक के बीच अनौपचारिक संबंध होते हैं तो इसमें कोई भी रूल नहीं होता, बिना रूल लगा होता है। जैसे हमने अपने परिवार के सदस्यों को किसी को कोई काम करना है तो सीधा बोल देंगे, कोई लिपि नहीं होती, कोई समय नहीं होता, कोई ये मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर होती है। भाई भाईचारा है, कह दिया भाई मैंने, कर दी, वो क्या है? अनौपचारिक। इसमें सूचनाएं कानों कान फैलती है। एक ने कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, फिर से फैल गई, यानी कि कानों कान और बाद फैल गई। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? यह संप्रेषण ज़्यादातर आमने सामने बैठकर बातचीत के द्वारा किया जाता है। भाई जो काम हमने करवाना है वो आमने सामने बैठकर करवाते हैं। यह संप्रेषण सोपान श्रृंखला से होकर नहीं गुजरता, क्योंकि यह, मान लीजिए हमने अपने बॉस से कुछ कहना है तो क्या करेंगे, हम सीधे बॉस को जाकर बोल देंगे। ठीक है, इसमें ये नहीं होता मैं अपने से ऊपर ले वाले से कहूँगा, ऊपर वाला उससे ऊपर, तो क्या है, कोई बात दिक्कत आ रही है तो वो क्या है, डायरेक्ट वे से बोल दी। अनौपचारिक संप्रेषण लोगों के बीच उतनी ही तेजी से फैलता है जितनी तेजी से जंगल में आग। बिल्कुल जी, किसी ने कोई बात कही तो एक ने दो को कहा, दो ने चार को, चार को आठ है, तो ये आग की तरह फैल गई। सनसनी पैदा करने की प्रवृत्ति भी होती है इसमें। नेक्स्ट, यह संप्रेषण अफवाह और गलतफहमियों से सराबोर रहता है। यदि किसी अधिकारी ने किसी निजी राय भी दी है तो वो क्या है, वो सूचना गलत मान ली जा है। भाई इसके लाभ क्या हैं? भाई लचीला माध्यम है, बताया था भाई, जो कहना है उसे टाइम और नहीं समझ में आया तो उसमें तोड़ मोड़ किया जा सकता है। फिर भाई लोकमत का सही ज्ञान। अनौपचारिक संप्रेषण प्रबंधकों को संगठन में काम करने वाले भिन्न भिन्न लोगों की निजी राय का लगभग सही और अच्छी जानकारी देता है। भाई तेज माध्यम है, जो भी हमने कहना है वो जल्दी स्पष्ट है। फिर वही पारस्परिक सहयोग एवं सद्भाव भी बढ़ता है। इसके दोष क्या है? अफवाह ज़्यादा बनती है। सपोज करो ऑफिसर ने कोई निजी राय दे दी, भाई मेरा मतलब, मैं ये चाहता हूँ भाई, नहीं चाहता हूँ, मेरे हिसाब से ये काम ऐसे होना चाहिए, तो क्या कर्मचारी उसको गलत मान लेते हैं। अगर भाई ऑप्शन ने ये कहा है तो क्या है, वो
अफवाह भी होती है। असंगठित संप्रेषण होता है भाई, इसमें कोई वो नहीं होता, इसकी कोई बनावट नहीं होती, जैसा चाहा वैसा बंदे के माइंड पर, मनोदशा पर निर्भर करता है। फिर वही नियंत्रण में कठिनाई हुआ है, वही किसी ने कोई बात कह दी फिर उसने कैसे हैंडल करें। लिखी हुई बात को तो हम सुधार सकते हैं लेकिन इसको नहीं सुधार सकते, इसलिए नियंत्रण में कठिनाई। फिर वही अधोमुखी संप्रेषण। अधोमुखी संप्रेषण से तात्पर्य ऐसे संप्रेषण से है जो उच्च अधिकारियों से चलकर नीचे अधिकारियों की ओर जाता है। ये संप्रेषण उच्च अधिकारियों से चलकर नीचे की तरफ जाता है, तो इसे अधोमुखी संप्रेषण कहा जाता है। जैसे विपणन प्रबंधक के द्वारा विक्रय प्रबंधन को आदेश देना। यह संप्रेषण लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। ऊपर कोई टॉप में जो कर्मचारी बैठा है उसने इनको बोला, वो इनको और इनको, ठीक है। ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। इस संप्रेषण की विषय वस्तु, सूचनाएं, निर्देशित आदेश, संस्था के उद्देश्य, नीति और कार्यक्रम आदि हैं। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। भाई सूचनाओं का विनिमय उच्च प्रबंध अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों को किया जाता है। पद सोपान श्रृंखला को ध्यान में रखकर किया जाता है। भाई आदेश, निर्देश और नीति नियमों की कार्यविधि होती है ये। इसके लाभ क्या है? लाभ ये है भाई, एक सूत्र में बंधे रखे, एक दिशा में बढ़ा है और तालमेल बना रहता है। ऊर्ध्वमुखी, इसका अपोजिट। जब संप्रेषण निम्न से उच्च स्तर की होता है उसे ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहते हैं। इस संप्रेषण में जानकारी, सुझाव, शिकायतें, विचार, प्रतिक्रिया उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी अपने अधिकारी से छुट्टी के लिए कहता तो इसे ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण बोलते हैं। ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी। सर मुझे कल की छुट्टी चाहिए, तो ये क्या है, वो उन्हें कह दिया ठीक है भाई बताइए, तो ये अनौपचारिक हो गया, ठीक है। और वही लिखित में दे दिया तो औपचारिक हो गया, ठीक है। इसकी विशेषताएं भाई निम्न से उच्च स्तर जाता है, औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक है, वही जो हमने पढ़ी है। इसके लाभ क्या है? सही जानकारी होती है, कर्मचारियों की सहभागिता होती है, तत्काल कार्रवाई होती है, उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये थे अपने संप्रेषण के प्रकार। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कुछ गलती है वो भी बताना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी सेंड करना। इसके अलावा मेरी और भी वीडियो है जो जिसे आप देखना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।